Okay, good morning, everyone. So, up till yesterday, we have completed these sets of rights, correct? Now, before we start reading, again take a fresh page, write down, give the heading Rights of an Unpaid Seller, and then make this part of the diagram. Give the heading Rights of an Unpaid Seller, then make a arrow, then write down against buyer personally, and then make these 4 arrows. Now, once you are done making this diagram, leave a line, and write down rights in person. The above rights are also called as rights in, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, rights in personam. ठीक है, जो अभी हमने पहले राइट्स पढ़े थे, those were rights in rem. Screen is not visible. Now, the rights which we have seen earlier, those were rights in rem. Okay, so if I have to write down, जो हमने अब तक के सारे राइट्स पढ़े हैं, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स, राइट ऑफ रीसेल, इन तीनों को कौन से राइट्स कहते हैं? दीज ऑल आर राइट्स इन रेम. हो तो आप अपने पोजेशन में क्या रखते हो? गुड्स को रखते हो, करेक्ट? देन इफ यू स्टॉप द राइट्स, व्हाट आर यू स्टॉपिंग? यू आर स्टॉपिंग द गुड्स. आप अगर रीसेल करते हो तो आप रीसेल क्या कर रहे हो? गुड्स को रीसेल कर रहे हो, करेक्ट? सो these rights are called as against goods. Okay, now what we are going to study for today, these are called as rights in personam. Okay, okay, let us go through the first point, that is suit for price. Now you have to understand over here that ये जो rights हम देखने वाले हैं अभी, ये rights किसके लिए हैं? ये rights हैं buyer seller के. These rights are for the seller. ठीक है, तो अगर हम कहते हैं that these rights are for the seller, that means they protect the seller, correct? So can I say in such cases the seller becomes the suffering party, correct? जिसके राइट्स होंगे वो कौन होगा? वो सफरिंग पार्टी होगा. अच्छा, और इस केस में बायर कौन होगा? बायर विल बी द डिफॉल्टिंग पार्टी, जो डिफॉल्ट करती है. बायर डिफॉल्ट करेगा, इसलिए ही तो सेलर के राइट्स अराइज होंगे, करेक्ट? सिंपल सी बात है.
सो इन ऑल दीज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी कि ये सेलर का राइट कैसे बनता है और क्यों बनता है. सो उससे हमें पता क्या चलेगा, ओके द बायर हैज डिफॉल्टेड, इसलिए सेलर का राइट अराइज हो रहा है. ठीक है. सो मेक श्योर दैट व्हाइल यू आर स्टडिंग दिस you have to keep in mind that these rights are for the seller, for the unpaid seller. ठीक है. Suit for price section 55, इसमें अब 2 points हैं. Let us see the first one. Where property has passed, I'll highlight this, where property has passed and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay for the goods, the seller may sue him for the price of the goods. मतलब क्या, यहां पर बायर क्या कर रहा है, बायर इज रिफ्यूजिंग टू पे, जबकि प्रॉपर्टी ऑलरेडी पास हो चुकी है. ओके, प्रॉपर्टी हैज बीन पास्ड, पास टू हुम, पास टू द बायर. तो प्रॉपर्टी पास होने के बावजूद इफ ही इज निग्लेक्टिंग टू पे, इफ ही इज रिफ्यूजिंग टू पे, तो सेलर का ये एडिशनल राइट बनता है दैट ही कैन स्यू हिम फॉर प्राइस. अच्छा, एक चीज याद रखना, ये जो सारे हम राइट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, दीज आर इन एडिशन टू द राइट्स इन रेम. आपको लॉ में ये नहीं कह रहे हैं कि आप सिर्फ रेम अप्लाई कर सकते हो या तो आप पर्सोनम अप्लाई कर सकते हो. देयर इज नो और, इट इज एंड. So what is the meaning of this? Supposedly, I can exercise right of lien plus I can sue him for price. Right of lien पहले वाला हो गया और sue for price हम इधर पढ़ रहे हैं. So these are the additional rights to the rights attached. देखो यहाँ पर introductory part में लिखा था ये. Just highlight this point. These are in addition to the rights against goods. मतलब आप ये राइट भी एक्सरसाइज कर सकते हो, उसके साथ साथ आप ये राइट्स भी, इसमें से भी कोई भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो. ठीक है. देयर इज नो और, देयर इज एंड. ठीक है. हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्रॉपर्टी पास ऑलरेडी हो चुकी है, बट स्टिल द बायर इज निग्लेक्टिंग टू पे फॉर द गुड्स. राइट. तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले आई टोल्ड यू दैट इन सच केसेस बायर इज द डिफॉल्टिंग पार्टी. राइट. नाउ हियर ही इज नॉट पेइंग द प्राइस, सो ही बिकम्स द डिफॉल्टिंग पार्टी एंड हेंस द राइट्स ऑफ द सेलर अराइज. ओके. सो यहाँ पर दे हैव डायरेक्टली स्पोकन दैट बायर इज निग्लेक्टिंग टू पे for the goods and hence the seller may sue him for the price. Okay. Now in first point we have seen that property has been passed. Okay. What have we seen? That property has been passed. The second point speaks of where property has not passed. Okay. So this is the difference between first point and the second point. Now let us see in cases where property is not passed, तो उसमें क्या होगा. Okay, where property has not passed, where under a contract of sale, the price is payable on a certain day irrespective of the delivery, and the buyer wrongfully neglects to pay such price, the seller may sue him for the price. Okay, now let us understand the difference between the two. अब ये seller और buyer के बीच में there was an agreement. ठीक है. agreement में ये लिखा है कि seller will deliver the goods to the buyer on 1st of Jan. ठीक है. seller will, यहाँ पर 1st of Jan को क्या होगा, डिलीवरी होगी 1st of Jan 2020. ओके. उसके बाद पोजेशन ट्रांसफर, सॉरी पोजेशन तो ट्रांसफर हो गया. या नेक्स्ट कम्स द पेमेंट. पेमेंट पे होगा 30th of December 2019. सो यानी ये डेट्स से हमें समझ क्या आ रहा है कि पहला इवेंट कौन सा अराइज होगा, पहला पेमेंट होगा, उसके बाद डिलीवरी होगी. करेक्ट. तो यहाँ पर व्हाट इज द फर्स्ट इवेंट विच विल हिट, पेमेंट होगा. पेमेंट किसकी तरफ से होगा, ऑफ कोर्स बायर विल फर्स्ट पे द सेलर और इमीडिएटली नेक्स्ट 2 दिन के बाद seller will deliver the goods.
तो यहाँ पर जब तक पे अगर नहीं हो रहा है तो क्या डिलीवरी होगी? द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन इन सो मेनी एग्जांपल्स दैट व्हेन इवेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन इवेंट्स, okay, when the transaction is completely described in the order of events, तो पहले ये अकर होगा, पहले इवेंट नंबर 1 अकर होगा. अगर इवेंट नंबर 1 अकर नहीं होता है तो इवेंट 2 अकर होगा कि ओके. तो यहाँ पर पेमेंट कब होना था? 30th दिसंबर को. यस. सो यहाँ पर पेमेंट कब होने वाला था? पेमेंट was to be made on 30th of December and delivery was to take place on 1st of Jan. तो यहाँ पर which is the first event? That is payment and second event क्या है? Delivery. तो यहाँ पर पहले पे होगा. तो सपोजिटली अगर पेमेंट ही नहीं होता है तो डिलीवरी होगी क्या? द आंसर इज नो. करेक्ट. तो यहाँ पर अगेन पॉइंट क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकेंड पॉइंट? द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट property has been passed and the second point says that where property has not passed. दोनों केसेस में हो क्या रहा है? that buyer is wrongfully refusing to pay. ओके. तो जब बायर पे नहीं करेगा तो सेलर कैन ऑफ कोर्स sue him for price. ओके. दिस इज पॉइंट नंबर 1. ओके. नेक्स्ट पॉइंट देखो, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. ये बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है. ओके, लेट अस रीड दिस वन. Where the buyer wrongfully neglects or refuses to accept and pay for the goods, the seller may sue him for non-acceptance. Okay, ये second point में if you see, in the second point if you see, there are two defaults which are being done by the buyer. कौन से दो डिफॉल्ट हैं? एक तो बायर दो गलती कर रहा है. विच इज द फर्स्ट वन? ही इज नॉट एक्सेप्टिंग इट, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. और सेकंड गलती क्या कर रहा है? प्राइस भी पे नहीं कर रहा है. सो अलॉन्ग विथ नॉट एक्सेप्टिंग ही इज नॉट इवन पेइंग द प्राइस, और ही इज नॉट पेइंग द प्राइस एंड ही इज नॉट एक्सेप्टिंग. ठीक है. तो अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे पकड़ लो, यू हैव गिवन एन ऑर्डर टू अ लोकल शॉप. ठीक है, जो आपके लोकेलिटी में ही बेस्ड है. So you give them an order through a telephonic conversation. ठीक है. एंड देन वो आपको डिलीवरी करने के लिए आपके घर पर आता है. एंड यू आर नॉट ओपनिंग योर डोर. इंटेंशनली अनइंटेंशनली वी आर नॉट गोइंग फॉर द रीजंस. ठीक है. तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो. ठीक है. सो यहाँ पर क्या लिखा है? वेयर द बायर wrongfully does not refuses to accept and pay for the goods. तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस भी नहीं हो रहा है, पे भी नहीं हो रहा है. देन इन सच केसेस द सेलर में sue him for non acceptance. ठीक है. एज रिगार्ड्स द मेजर ऑफ डैमेजेस, section 73 of ICA applies. Okay, now what are they trying to make a point in the last line? That he will of course sue him for non acceptance. प्लस कुछ डैमेजेस भी बनते हैं. व्हाट आर डैमेजेस? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बहुत बार. डैमेजेस इज समथिंग अ कॉम्पेंसेटरी अमाउंट. ओके, सो द बायर विल गिव डैमेजेस टू द सेलर. व्हाई? बिकॉज यहाँ पर हु इज द डिफॉल्टिंग पार्टी? द बायर इज द डिफॉल्टिंग पार्टी. करेक्ट. सो हु हैज टू गिव डैमेजेस? द बायर हैज टू गिव डैमेजेस टू द seller. अच्छा, now how are these damages going to be calculated? This we will be studying in section 73 of the next chapter, that is Indian Contract Act. ठीक है. तो damages कैसे calculate करना है, कौन सी चीजें include करनी है. ठीक है. and whatever is the formula या जो भी है, that all is given in section 73 of the ICA.
ठीक है, सो दिस इज इन केस वेयर द बायर डज नॉट एक्सेप्ट द गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। बिफोर ड्यू डेट, अब ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नाउ इफ यू रिमेंबर द टाइमलाइन, ठीक है, टाइमलाइन क्या था, अगेन आई गिव यू वन एग्जांपल। Okay, so the timeline if we consider, अब say for example on 1st of Feb सेलर और बायर के बीच में अग्रीमेंट बना, ठीक है, 1st of Feb को। ऑन 5th of Feb देयर इज दिस डेट, ठीक है, और इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने वाला था वो होने वाला था 15th of Feb को। ठीक है, 15th of Feb को ये कॉन्ट्रैक्ट का क्या होने वाला था, एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन डेट क्या होगी, 15th of Feb। कॉन्ट्रैक्ट कब बना था, 1st of Feb को, और ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कब होने वाला था, 15th of Feb को। ठीक है, बट 15th of Feb आने से पहले, दैट इज ऑन 5th of Feb, okay, that is on what, 5th of Feb, the buyer informs the seller कि मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा। कौन इन्फॉर्म कर रहा है, बायर इन्फॉर्म्स द सेलर, दैट इज बिफोर द ड्यू डेट। कब इन्फॉर्म कर रहा है सेलर को, 5th of Feb को, दैट इज 10 days बिफोर द एग्जीक्यूशन डेट, करेक्ट। तो एग्जीक्यूशन डेट आने से पहले बायर सेलर को कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, व्हाट डज ही से, दैट आई वोंट बी एबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ओके, एंड व्हेन डज ही से, ऑन 5th of Feb। ठीक है, सो नाउ बिफोर वी रीड अहेड, make this timeline in your notebook. Now we have already seen the timeline. देखो पढ़ लो, section 60 says that where the buyer repudiates the contract before the date of delivery, उसको डेट ऑफ डिलीवरी भी कह सकते हो, ड्यू डेट भी कह सकते हो, एग्जीक्यूशन डेट भी कह सकते हो। ठीक है, यहां पर मना किसने किया है, बायर ने मना किया है। ठीक है, इसलिए देखो लिखा भी क्या है, where the buyer repudiates the contract before the due date or the date of delivery, the seller may either, मतलब अब सेलर के पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज सब्सिस्टिंग एंड वेट टिल द डेट ऑफ डिलीवरी। मतलब क्या, ऑप्शन 1 कहता है कि 1st of Feb को तो अग्रीमेंट हुआ था, 5th of Feb को बायर ने बताया था कि मैं आगे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, कब बताया था, 5th of Feb को। तो इन सच केसेस द सेलर हैज टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि वो 15th of Feb तक रुके रहेगा। कब तक रुके रहेगा, टिल द डेट ऑफ डिलीवरी। देखो यहां पर भी लिखा है, he will treat the contract as subsisting and wait till the date of delivery। subsisting का मतलब क्या होता है, वो ऐसे मानेगा कि कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू होने वाला है। ओके, तो जब उसे 5th of Feb को पता चला कि बायर इज नॉट विलिंग टू परफॉर्म, इवन आफ्टर नोइंग दिस ही विल वेट टिल द डेट ऑफ डिलीवरी। वो रुके रहेगा, वो ऐसे मानेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी देखो, और ही मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसेंडेड, मतलब वो मानेगा कि कॉन्ट्रैक्ट अब कैंसिल हो चुका है, एंड स्यू द बायर फॉर डैमेजेस। ठीक है, तो व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन, कि जब उसे पता चलता है 5th of Feb को कि बायर इज नॉट विलिंग टू परफॉर्म, सो ही हैज टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन,
ही विल वेट टिल 15th of Feb सिंपली, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, वो 5th of Feb को ही ऐसे मान लेगा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है एंड ही विल स्यू द बायर फॉर डैमेजेस, ठीक है। तो अगर हमें एक अगर समरी लिखनी है, सो वील राइट डाउन। So what is the subheading of this point? The subheading is repudiation of contract before due date. अच्छा, अब आपने टाइमलाइन तो ऑलरेडी बना ली है, so just write down this summary. पहले आप समरी लिखो and then see whether your doubts are cleared. Okay. First I'll write down, then I'll answer to your doubts. देखो, अगर ऐसा होता है, if there is a repudiation of contract before due date, seller gets two options, ठीक है। two options है seller के पास। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, he will wait till date of delivery, ठीक है, एंड वेट करने के बाद then he will sue, मतलब क्या, वो डेट ऑफ डिलीवरी तक रुकेगा, ओके। और अगर उसके बाद भी परफॉर्म नहीं हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके बाद उसे स्यू कर देगा, ही विल स्यू हिम फॉर डैमेजेस, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, यहाँ पर मैं ऊपर लिख रही हूँ, सेकंड ऑप्शन क्या है सेलर के पास, वो 5th of Feb को ही मान लेगा कि कॉन्ट्रैक्ट हैज बिन रिसेंडेड, कॉन्ट्रैक्ट हैज बिन रिसेंडेड, ठीक है। और 5th of Feb को ही वो क्या करेगा, he will sue him for damages, ठीक है। आप जिस दिन मानते हो कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, आप जिस दिन मानते हो कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, आप उसी दिन उसे स्यू करोगे, स्यू हिम फॉर डैमेजेस, ठीक है। उसके बाद भी कर सकते हो, बट यहाँ पर पॉइंट ऑफ एसेंस क्या है कि आप उस दिन ही मान लोगे दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज बिन रिसेंडेड, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखो, सूट फॉर इंटरेस्ट सेक्शन 61, ओके। अब सूट फॉर इंटरेस्ट सिंपल है, समझ, even by the its subheading we are able to understand what is it trying to say, कि supposedly the buyer was initially obligated to pay the seller on 1st of March, ठीक है। 1st of March को उसे पे करना था सेलर को, but he does not pay, he refuses to pay, he neglects to pay, है ना। then finally let's say on 25th of April he pays, तो यहां पर यहां से लेके यहां तक इंटरेस्ट भी लगेगा, यहां से लेके यहां तक, मतलब क्या, इफ यू हैव टू फ्रेम इट इन वर्ड्स, सो व्हाट इज द डेट, फ्रॉम द डे व्हेन इट वाज इनिशियली रिक्वायर्ड टू पे टिल द फाइनल डेट ऑफ पेमेंट, है ना, जब जब से उसे पे करना चाहिए था, टिल द टाइम व्हेन ही फाइनली पेज द अमाउंट, ठीक है। तो इतने ड्यूरेशन का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ठीक है। लेट अस रीड, okay, where there is a specific agreement between the seller and the buyer as to interest on the price of goods from the date, यहां से डेट देखो कैलकुलेट हो रही है, from the date on which payment becomes due, okay, the seller may recover the interest from the buyer, मतलब क्या, यहाँ पर सिंपल फर्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, सेलर और बायर के बीच में जो अग्रीमेंट बना था, वो अग्रीमेंट में ही आप लिख देते हो दैट इफ बायर डज नॉट पे ऑन द ड्यू डेट, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कब तक कैलकुलेट होगा, टिल ही फाइनली पेज ऑफ द अमाउंट, तो यहाँ पर आपने अग्रीमेंट में ही मेंशन कर लिया है, देखो, वेयर देयर इज अ स्पेसिफिक अग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड द बायर as to the interest on the price of goods from the date on which payment becomes due, तो हमने जो एग्जांपल लिया, वहां पर ड्यू डेट क्या था, 1st of March, 1st of March को क्या कहेंगे, ड्यू डेट, और फाइनल पेमेंट कब हुआ था, 25th of April, सो यहां से लेके यहां तक इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है। when
फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक अग्रीमेंट, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट इफ हाउएवर देयर इज नो स्पेसिफिक अग्रीमेंट, ऐसे भी कुछ केसेस होंगे जहां पर आपने अग्रीमेंट में नहीं लिखा है या अग्रीमेंट ही नहीं है, उस केस में देखो क्या होगा, इफ देयर इज नो स्पेसिफिक अग्रीमेंट टू दिस इफेक्ट द सेलर में चार्ज इंटरेस्ट ऑन द प्राइस व्हेन इट बिकम्स ड्यू फ्रॉम सच डे एज ही में नोटिफाइड टू द बायर। तो इस केस में एक्चुअली ये कहने का क्या मतलब है, जहां पर आपने अग्रीमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा है या अग्रीमेंट ही नहीं है ना, उस केसेस में बायर और सेलर म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, ठीक है, दैट व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, करेक्ट, एंड व्हाट फ्रॉम व्हाट टाइम आर वी सपोज टू कैलकुलेट, ठीक है। बट टू अवॉइड, देखो अगर हम म्यूचुअली अग्री करने की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स बायर मना करेगा, बायर विल से कि ठीक है इफ यू आर चार्जिंग तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओ, सेलर क्या कहेगा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो सो टू अवॉइड सच कॉन्फ्लिक्ट्स दे स्टार्टिंग में वो अग्रीमेंट में मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो अग्रीमेंट में मेंशन करने से होगा क्या, बायर को भी पता होगा कि अगर मैं पे नहीं करता हूं तो मुझे इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। सो ही विल ऑल्सो बी इन द फियर इट्स बेटर टू पे ऑन टाइम rather than to delay and pay it along with interest, correct। next point देखो, next para, in the absence of contract the court may award interest to the seller in suit by him at such rate as it thinks fit, okay। Supposedly if these both parties are willing to take this matter to the court, okay, yes I'll tell you, if these both parties are deciding to take this matter into the court तो यहाँ पर कितना रेट लगेगा ये कोर्ट बताएगा as it thinks fit on the amount of price from the date, जो भी है ये डेट सिमिलर है, ठीक है। अच्छा आपको स्पेसिफिक एग्रीमेंट का वापस से जानना है, ओके। सी व्हेन देयर इज, ये सेलर और बायर के बीच में जो भी अग्रीमेंट रहता है ना, ओके, अग्रीमेंट में क्या लिखा होगा, दैट सेलर इज सेलिंग हिम सो मेनी गुड्स, द बायर विल पे हिम सो मच ऑफ अमाउंट ऑन दिस डे एट दिस वेन्यू, करेक्ट। बाकी सारे डिटेल्स लिखे होंगे ट्रांजैक्शन के। तो अग्रीमेंट में कभी कभी ये क्लॉज भी लिखा होता है, क्या क्लॉज लिखा होता है, दैट इफ बायर डज नॉट पे टू द सेलर ऑन द ड्यू डेट, ठीक है, देन बायर विल बी लाइबल टू पे द अमाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट ऑफ एट रुपीज एट 12%, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया है, आपने अग्रीमेंट में ही मेंशन कर दिया है, ठीक है, यू हैव मेंशन्ड इन द अग्रीमेंट ओनली, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ा हमने, जहां पर अग्रीमेंट में कुछ ऐसा मेंशन नहीं होता है, ओके, सपोजिटली अग्रीमेंट है पर कुछ भी आपने मेंशन नहीं किया है या अग्रीमेंट ही नहीं है, तो इस केसेस में क्या होगा, बोथ पार्टीज विल म्यूचुअली डिसाइड कि कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, कब से लगेगा, टिल व्हाट डेट, दे विल कैलकुलेट देमसेल्व्स। सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखा था, इफ बोथ दीज पार्टीज आर विलिंग टू टेक दिस मैटर इनटू द कोर्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये कौन डिसाइड करेगा, देन द कोर्ट विल डिसाइड, ठीक है। इफ यू आर ब्रिंगिंग सम थर्ड पार्टी दैट इज कोर्ट, देन कोर्ट विल डिसाइड what rate of interest will be applicable, ठीक है। समझाए सबको रेट ऑफ इंटरेस्ट, सी क्या लिखा है लास्ट पॉइंट में, in the absence of the contract where there is no contract the court may award interest, okay। तो ये कोर्ट तक मैटर कब जाएगा, when both parties mutually decide, correct, the court may award interest to the seller in a suit by him at such rate as it thinks fit। तो वो कितना रेट लगना चाहिए, कौन सा रीजनेबल रेट होगा, ये सब फिर वो कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ टेंडर ऑफ गुड्स और फ्रॉम द डेट ऑन विच प्राइस वॉज पेबल। तो यहाँ से सेम है कि रेट तो चलो पता चल गया, पर तीनों केसेस में ड्यूरेशन कितना होगा, तीनों केसेस का ड्यूरेशन सेम है, फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द फाइनल पेमेंट, ठीक है, जब से उसे पे करना चाहिए था एंड जब उसने फाइनली पे कर दिया, ये जितना भी ड्यूरेशन है, जितना भी गैप होगा, उतना ड्यूरेशन का इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड,
ठीक है। Okay, so now in this particular unit, we are just remaining with some two more concepts. Rights of buyer है। अच्छा, अब देखो यहां पर आपने क्या पढ़ा है? You have seen rights of seller, right? नेक्स्ट पेज पर देखो क्या लिखा है, राइट्स ऑफ बायर। राइट्स ऑफ बायर, सिर्फ हेडिंग्स देख लो। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, रेप्यूटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, ये अभी हमने पढ़ा। सूट फॉर इंटरेस्ट अभी हमने पढ़ा, करेक्ट। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं विच आर सिमिलर, ठीक है। तो ये हमारा कल सॉरी मंडे तक हो जाएगा, मंडे को हो जाएगा ये। एंड देयर इज वन मोर कंसेप्ट, ऑक्शन सेल। सो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर यूनिट विल बी डन मैक्सिमम बाय वेडनेसडे या थर्सडे, ठीक है। तो यू ऑल्सो स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, ओके, बिकॉज देन अगेन नेक्स्ट जब भी खत्म होगा वहां से लेके अगेन 1 वीक के बाद आपका ये पर्टिकुलर टेस्ट पर यूनिट पर टेस्ट होगा। क्लियर है सबको? चलो, आई विल सी यू ऑल ऑन मंडे देन।